झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 13 नवंबर को हो चुकी है। कुल 81 में से 43 सीटों पर पहले चरण में वोट पड़े। वोटिंग के बाद सत्ताधारी और विपक्षी गठबंधनों के नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और ये सब दावे हो रहे हैं मतदान बढ़ने की वजह से। नमस्कार, मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं इंडिया 27। जी हाँ, इस बार वोटर्स ने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की है और सबसे ज्यादा जो हिस्सेदारी हुई है वो महिलाओं ने की है। लेकिन कहा जा रहा है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में इस बार महिलाएं ही किंग मेकर की भूमिका भी निभा सकती हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में महिला मतदाताओं ने सबसे ज्यादा हिस्सा लिया है। वहीं अब दूसरे चरण को लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं, जहां वोटिंग 20 नवंबर को होनी है। हालांकि दावे तो काफी हो रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, कौन आगे कौन पीछे है? झारखंड में सेकेंड फेज की वोटिंग से पहले कौन सी पार्टी मजबूत लग रही है, वोटर्स पर किस नेता का ज्यादा असर हुआ है और चुनाव के आखिरी पड़ाव में कौन गेम चेंजर साबित होने वाला है, आज इसी का विश्लेषण करेंगे। झारखंड चुनाव अब अपने क्योंकि क्लाइमेक्स पर पहुंच चुका है। एनडीए राज्य में उलटफेर का दावा कर रही है, तो वहीं इंडिया ब्लॉक पुराने स्टैंड पर कायम है कि एक ही नारा, हेमंत दोबारा। झारखंड की जिन 38 सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होने वाली है, इसमें 18 सीटें संथाल परगना की है। संथाल परगना जो कि जेएमएम का गढ़ भी बताया जाता है, लेकिन बीजेपी इस बार कह रही है कि पूरी तरह से इसमें सेंधमारी कर देगी। वहीं पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन, क्योंकि इनका गढ़ माना जाता है, उनके सामने भी अपने मजबूत किले को बचाए रखने की चुनौती भी है। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का भी असली इम्तिहान होने वाला है। वहीं दूसरे फेज में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 33 सीटों पर कैंडिडेट उतारे हैं, जिसमें जेएमएम ने 20, कांग्रेस ने 13, आजसू ने 5 और सीपीआई एमएल ने 3 और आरजेडी ने 2 सीटों पर अपने कैंडिडेट को उतारा है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा है, संथाल परगना है जहां पर आदिवासियों का सबसे ज्यादा दबदबा रहा है। आदिवासियों को किस तरह से अपनी ओर करना है, ये एक बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने है। तो वहीं पर जेएमएम के सामने ये बड़ी चुनौती है कि किस तरह से अपने किले को बचाए रखें। बताती हूँ, क्योंकि जो शिबू सोरेन है वो आदिवासी नेता कहे जाते हैं, लेकिन जब हेमंत सोरेन को गद्दी मिली और फिर कल्पना सोरेन के पास एक गद्दी गई, तो उस दौरान जो है कहीं ना कहीं आदिवासियों के मन में ये शंका है कि उनके लिए कोई भी विकास का काम नहीं किया गया, उनके लिए कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ कि वो जेएमएम की ओर जाए या फिर कल्पना सोरेन या फिर हेमंत सोरेन, जो सोरेन परिवार है, उस पर विश्वास जताए। आदिवासी जो कि कई समय से जो है वो अपने लिए हक की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, अपने लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वो बार बार यही कहते नजर आते हैं कि सब लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों का फायदा ही उठाया है। उनके लिए कोई ऐसा काम नहीं किया गया कि जो वो कह सके कि हाँ, इस पार्टी ने हमारे लिए काम किया है, हमारे लिए विकास किया है। आगे आप बने रहिए हमारे साथ, लास्ट तक बने रहिएगा। आपको आगे भी बताऊंगी कि किस तरह से आदिवासी क्या कुछ डिमांड कर रहे हैं, कौन सी पार्टी आगे चल रही है और किस तरह से हम कह रहे हैं कौन से वो समीकरण बनते हुए वो नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि इस बार बीजेपी या फिर जेएमएम या फिर कहा जा सकता है एनडीए बनाम इंडिया के बीच में सीधी सीधी टक्कर और लड़ाई देखने को मिल रही है। अब आपको समझाते हैं 4 पॉइंट्स में, आपको मैं समझाने वाली हूँ चुनाव के सियासी समीकरण जो इस सेकंड फेज में बन रहे हैं। तो सेकंड फेज में 38 सीटों पर वोटिंग होनी है, ये हम सभी जानते हैं। तो इनमें 18 सीटों वाले संथाल परगना और उत्तरी छोटा नागपुर पर बीजेपी का खासा फोकस है। तो 2019 में पार्टी यहाँ सिर्फ 12 सीटें ही जीत पाई थी और इस बार 15 से 18 सीटें जीतने के उन्हें आसार भी नजर आ रहे हैं। तो इस तरह के वो दावे करती हुई नजर आ रही है। वहीं पर अगर दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल की 2 सीटें जो खिजरी और सिल्ली है, उसमें 1 सीट एनडीए ने जीती थी और इस बार दोनों सीटें उसे मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं पर संथाल के गोंडा, देवघर, दुमका, साहिबगंज और पाकुड़ विधानसभाओं में बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा भी उठा रही है। हालांकि आदिवासियों के बीच घुसपैठ का ये जो मुद्दा है काफी ज्यादा प्रभावी नहीं दिख रहा है, लेकिन इस मुद्दे में बीजेपी हिंदू वोटरों को एकजुट करने में जरूर लगी है। 2019 की अगर बात कर ली जाए तो 2019 के चुनाव के सेकंड फेज में जेएमएम ने 13 और कांग्रेस ने 8 सीटें जीती थी और इस बार जेएमएम 10 से 15 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है।
हालांकि कांग्रेस की सीटें घटकर 5 हो सकती हैं। उसके 2 सांसदों पर भ्रष्टाचार के आरोप है और इसीलिए अब लोगों का विश्वास भी उन पर कम होता हुआ नजर आ रहा है। और अब बात दूसरे फेज में कौन कितना ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। अगर दूसरे फेज की अगर हम बात करें तो एनडीए 18 से 20 सीटों पर मजबूत दिख रही है, तो वहीं इंडिया ब्लॉक की अगर बात करें तो 20 से 22 सीटों पर मजबूती दिख रही है। जेएमएम 10 से 15, कांग्रेस 5, आरजेडी 1 और सीपीआई एमएल 1 से 3 सीटों पर मजबूत नजर आ रही है। वहीं अगर दूसरे फेज में 257, क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार भी है चुनावी मैदान में, लेकिन फाइट जो है वो एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच ही देखी जा रही है। 4 सीटों पर अगर बात की जाए तो जो जेएलकेएम है, जो पार्टी है, वो काफी ज्यादा कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है। तो वहीं पर धनबाद सीट पर कांग्रेस और जेएमएम के बीच फ्रेंडली फाइट होती हुई नजर आ रही है। तो ये जो समीकरण है, जो मैंने आपको 4 पॉइंट्स में समझाया है, तो ये जो समीकरण है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर मुद्दा जो है जस का तस ही बना हुआ है। हालांकि बीजेपी लगातार जो है यहाँ पर सभाएं भी कर रही है। खुद पीएम नरेंद्र मोदी कई बार झारखंड पहुंच चुके हैं। बड़े बड़े लीडर्स, चाहे वो जेपी नड्डा हो, चाहे वो अमित शाह हो, सभी लोग झारखंड तो पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बार जो है बटोगे और कटोगे के नारे ने भी कहीं ना कहीं मुस्लिम जो वोटर्स है, जो कि जेएमएम से काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहा था इस बार, वो कहीं ना कहीं अब फिर से जेएमएम की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आया है। कैसे, वो भी आपको आगे बताऊंगी। लेकिन इससे पहले, क्योंकि लगातार लीडर्स जो है वो झारखंड में पहुंच भी रहे हैं और बटोगे कटोगे के नारे के साथ साथ आदिवासियों का मुद्दा भी उठाया जा रहा है। और इसके अलावा भी जो सरना कोड है, जो आदिवासियों की काफी समय से डिमांड चल रही है, और ये आज की डिमांड नहीं है, काफी पुरानी ये डिमांड है, काफी सालों से चलती आ रही है, उसको लेकर भी अब बीजेपी इसको भुनाने का प्रयास कर रही है। जिसको लेकर उन्होंने जब अपना मैनिफेस्टो जारी किया, उस दौरान भी जो है इस मैनिफेस्टो में बढ़ चढ़कर इस पर बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि हम जो है, जो ये सरना कोड है, जो आदिवासी जिसकी डिमांड लगातार करते आ रहे हैं, उस पर भी विचार करेंगे और आदिवासियों के हक में ही जो है हम अपना फैसला सुनाएंगे। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हेमंत सोरेन की जो पार्टी है जेएमएम लगातार इसी चीज को भुनाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि हेमंत सोरेन एक ऐसे नेता थे जिन्होंने कहीं ना कहीं आदिवासियों के लिए एक कदम बढ़ाया भी था। और आदिवासियों के लिए, क्योंकि उन्होंने जब विधानसभा में ये मामला उठा था, ये मुद्दा उठा था, तो उन्होंने आदिवासियों के हक में ही फैसला सुनाया भी था और ये भी कहा था कि बीजेपी इस पर जो है, जब केंद्र पर ये बात गई, केंद्र के पास में ये बात गई, तो उस दौरान जो है बीजेपी कहीं ना कहीं बैक स्टेप लेती हुई नजर आई थी। तो अब जो है हेमंत सोरेन इसी को भुनाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी इस बार यही बड़े दावे कर रही है कि जो जब अगर वो सत्ता में आती है तो सबसे ज्यादा जो विकास होगा वो आदिवासियों का ही होगा। और अब बात संथाल सीट की। संथाल जहां पर 18 सीटें ये तय करेगी कि आखिर सत्ता किसकी होने वाली है। सेकेंड फेज में जेएमएम और बीजेपी के नेता का पूरा फोकस ही संथाल परगना की 18 सीटों पर ही है। ये जरूरी इसलिए भी है क्योंकि यही सीटें हार और जीत तय करती हैं, इसलिए यहाँ सभी पार्टियों ने पूरी ताकत भी झोंक दी है। यहाँ जेएमएम का किला भी रहा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, और बीजेपी की पूरी कोशिशें इसे ही तोड़ने की है। यही वजह है कि उसने परिवर्तन यात्रा की जब शुरुआत की तो इसी इलाके से की। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ही दिन में यहाँ 2 सभाएं की है। इसके अलावा अमित शाह भी यहाँ पर पहुंचे, जेपी नड्डा भी पहुंचे, कई केंद्रीय मंत्री वोटिंग से पहले संथाल में कैंप भी कर चुके हैं। आपको बता दें कि संथाल जो परगना की 18 सीटों में से 8 सीटें रिजर्व है। कौन कौन सी वो सीटें हैं? बरहेट, दुमका, जामा, शिकारी पाड़ा, महेशपुर, बोरिया और लिठी जो पौड़ी है वो एसटी के लिए और देवघर एससी के लिए आरक्षित है। बाकी 10 सीटें सामान्य हैं। वहीं पिछले चुनावों की अगर बात करें तो बीजेपी ने 2019 में संथाल की गोडा, राजमहल, देवघर और सारठ सीटें जीती थी, लेकिन इस बार पार्टी के लिए माहौल कुछ और ही दिखाई दे रहा है। इस बार अच्छे कैंडिडेट सिलेक्शन और मौजूदा विधायकों के खिलाफ बनी एंटी इनकम्बेंसी की वजह से 6 से 8 सीटों पर वो मजबूत दिखाई दे रही है। हालांकि जेएमएम को मुस्लिम और आदिवासी वोटर्स पर काफी ज्यादा भरोसा है, उन्हें लगता है कि वोट जरूर मिलेंगे। तो वहीं पर सेकंड फेज की अगर बात करें तो एनडीए और इंडिया ब्लॉक के लिए सेकंड फेज बहुत ही अहम है। अगर बीजेपी इस फेज में 16 से 17 सीटें लेकर आती है तो वो सरकार बनाने की स्थिति में भी आ जाएगी।
वहीं दूसरे फेज की 38 में से 8 सीटें SC/ST के लिए रिजर्व है, क्योंकि तो बीजेपी ने यहां अपने दिग्गज आदिवासी नेताओं को उतारा है। लोबिन हेब्रम और अशोक भगत, सीता सोरेन, सुनील सोरेन जैसे आदिवासी नेताओं का ट्राइबल वोटर्स को इंटैक्ट करने के लिए चुनाव लड़ाया जा रहा है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा है, आदिवासी हमेशा से ही बोलते आए हैं कि उनका सिर्फ और सिर्फ यूज किया जा रहा है, उनका सिर्फ उपयोग ही किया गया, उनका यूज किया गया है। तो इस बार अब आदिवासी भी काफी सोच समझकर जो है अपने वोट देना चाहता है। कई ऐसे, क्योंकि जब जमीनी तौर पर भी देखा गया, जब उनसे भी बातचीत की गई, तो आदिवासी लगातार यही बोलता आया कि विकास कहीं से कहीं तक नहीं हुआ है। और साथ ही उन्होंने कहा, हालांकि घुसपैठ का एक मुद्दा बड़ा जो बीजेपी बनाने का प्रयास कर तो रही है, लेकिन अगर आदिवासियों के नजरिए से देखा जाए तो आदिवासियों का यही कहना है कि घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है उनके लिए भी, लेकिन सबसे ज्यादा उनके धर्म का विकास और उनका विकास होना, नौकरियां रहना, ये ज्यादा उनके लिए बड़ा मुद्दा है। वहीं पर आदिवासी जहां पर एक तरफ इम्पोर्टेंट है, वहीं पर मुसलमान वोटर्स भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन जो बीजेपी घुसपैठ वाले ये जो एजेंडे पर काम कर रही है, उससे कहा जा रहा है कि इंडिया ब्लॉक को इससे काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है, मुसलमान उनकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट की भी अगर माने तो उनका कहना है, चुनाव से पहले जेएमएम सरकार को लेकर मुस्लिमों में खासी नाराजगी थी, क्योंकि मुसलमानों का ये मानना था कि इन 5 सालों में मुसलमानों के लिए कोई भी बड़ी योजना नहीं लाई गई, और ना ही उर्दू को दूसरे दर्जे की राज्य भाषा की मान्यता दी गई, और ना ही नौकरियां मिली। कहा जा रहा था कि इससे अब मुसलमान वोटर जो है वो बढ़ सकता है और बीजेपी को इसका फायदा भी हो सकता है। लेकिन अब पासा पूरी तरह से पलटता हुआ नजर आ गया है। दरअसल ये पासा इसलिए पलटा क्योंकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हाल ही फिलहाल में आए थे, उन्होंने बटोगे कटोगे का नारा देकर मुसलमानों में चुनाव से पहले अब डर पैदा कर दिया है। इसका असर मुस्लिम वोटर्स पर भी पड़ा, खासकर संथाल में रहने वाले मुसलमानों पर, और अब वो कहा जा रहा है कि जेएमएम की तरफ एकजुट हो गए हैं, और ये एकता बीजेपी के लिए काफी नुकसानदेह भी साबित होगा। हालांकि मैया योजना का सबसे ज्यादा असर भी देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि जेएमएम ने सिर्फ मुसलमानों को इसीलिए जो है अपनी तरफ किया है, ऐसा नहीं है कि जेएमएम ने बिल्कुल भी काम नहीं किया है। अगर धरातल पर अगर पड़ताल की जाए, धरातल पर जब उन्होंने पड़ताल भी की, तो इस दौरान ये समझ में भी आया कि कई ऐसी योजनाएं हैं जिसको लेकर जेएमएम को लेकर जो है लोगों में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा है, जिसमें उनकी योजनाएं भी कहीं ना कहीं थी। हालांकि क्योंकि मैं संथाल परगना की बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि इस बार जो है जो सेकंड फेज है उसमें 18 सीटें संथाल परगना की ही रहने वाली है, और संथाल परगना जो जेएमएम का गढ़ भी रहा है, और कहा जाता है कि यहाँ पर विकास को लेकर इतना ज्यादा काम नहीं हुआ, जिससे लोगों में अच्छी खासी नाराजगी भी है। संथाल परगना जहां पर आदिवासियों का सबसे ज्यादा दबदबा है, जहां पर कहा जाता है जेएमएम का गढ़ भी है, जहां से किरण सोरेन और जो है जो हेमंत सोरेन है वो खुद आते हैं, तो वहां पर उन्होंने विकास कभी नहीं किया है, ऐसा लोगों का भी मानना है। और लगातार ये नाराजगी बढ़ती भी गई, और एक बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है उनको सोरेन परिवार के ऊपर भी उठा कि आखिर अगर विकास जो है संथाल की तरफ नहीं हुआ है तो फिर पूरे झारखंड का विकास वो कैसे करेंगे। तो एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि जनता जो है अब अपना विश्वास एनडीए पर जताए, हो सकता है कि मतलब बीजेपी को इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा होता हुआ नजर भी आए, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा मुद्दे उठाने का प्रयास बीजेपी भी कर रही है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि जो जेएमएम है वो कहीं ना कहीं अपनी योजनाओं को लेकर भी जनता के बीच जा रहा है, और जनता को पॉजिटिव करने का प्रयास कर रहा है कि उन्होंने काम किया है, ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ है। और सबसे मेन चीज होती है जो धरातल जो पार्टी होती है, जो क्षेत्रीय पार्टी होती है, अक्सर ही जनता का कहीं ना कहीं ऊपर विश्वास इसलिए भी होता है कि जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी होती है, जनता को ये भी लगता है कि जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां होती हैं वो उनके लिए काम नहीं कर पाएगी। लेकिन वहीं पर क्षेत्रीय दल इसी का फायदा उठाते हैं। अगर आप बंगाल साइड की बात कर ले तो बंगाल में भी जैसे ममता बनर्जी की जो सरकार है टीएमसी, उनको ज्यादातर फायदा होता हुआ नजर भी आता है। बीजेपी वहां पर कई समय से सेंधमारी करने का प्रयास कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी इसमें पीछे रह जाती है, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों पर जनता ज्यादा विश्वास जो है वो अपना जताती है, और यही चीज जो है जेएमएम को अच्छे से पता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा वो योजनाओं के बारे में, मुद्दे जो है योजनाओं को लेकर जो है वो जनता के बीच जा रहे हैं और उनसे बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं।
और योजनाओं की अगर मैं बात कर रही हूँ तो सबसे ज्यादा जो योजना है जिसके बारे में बातचीत हो रही है वो है मैया योजना, जिसका सबसे ज्यादा असर भी देखने को मिल रहा है, जिसका फायदा लोगों को हो भी रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सच है कि किसान जो है जेएमएम से काफी ज्यादा नाराज चल रहा है, जिससे अब ये भी कहा जा रहा है कि झारखंड का किसान इस बार बदलाव भी कर सकता है। तो वही चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा जो है बांग्लादेशी घुसपैठ का भी है। दुमका में बंगाल से बहुत ज्यादा लोग क्योंकि माइग्रेट कर रहे हैं, ये लोग बंगाल में भी वोट देते हैं और यहाँ पर भी वोट देते हैं। जनता से जब बात की गई तो उनका यही कहना था। तो यानी कि मुद्दे काफी ज्यादा है और बीजेपी इसे भुनाने का प्रयास कर रही है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जब रिजल्ट आएगा और जब वोटिंग होगी इस बार 20 नवंबर को, और फिर जब रिजल्ट आएगा 23 नवंबर को, तो उस दौरान जो है बीजेपी को कितना फायदा होता हुआ नजर आएगा और वहीं पर कौन जो है झारखंड की सत्ता पर काबिज होने वाला है। आपका क्या कुछ कहना है इस बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।